तो सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, क्या है ये इंडस्ट्री एंड व्हाई शुड एनीबडी केयर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई 10-20-25 साल पुरानी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 150 साल पुरानी है। इंडिया में सच कितने लोग हैं जिनकी रोजी रोटी डायरेक्ट सेलिंग से चल रही है? रजिस्टर्ड अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो करोड़ों में जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में जो सेल्स गाइज इन्वॉल्व है उनके लिए वो कंटेम्प्ट और डिस्डेन एक लेवल और ऊपर होता है ना। आपने आई एम श्योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया होगा, अपने रिलेटिव्स ने किया होगा, दोस्तों ने किया होगा, तो उसको कैसे ओवरकम करें? कितने आपके ऐसे सचमुच हितैषी हैं जिन्होंने आपसे किसी एक मौके के बारे में बात करी। ये इंडस्ट्री सपनों के बारे में काम करती। पर एक दूसरी साइड भी है इस इंडस्ट्री की, जो है फ्रॉड्स की। ऑलमोस्ट एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, बिल्कुल हम लोगों ने हाथ जलाए हैं, पैसे गंवाए हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस पूरी इंडस्ट्री को एक शक की निगाह से देखा जाता है। जनरल परसेप्शन नेगेटिव बन गई है। एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक पॉन्जी स्कीम में डिफरेंशिएट कैसे करे एक साधारण आदमी? नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं सर्वज्ञा भारल। सर्वज्ञा डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। एज इन सेल्स ट्रेनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह इनकी अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आइए आज बात करते हैं सर्वज्ञा भारल से और जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इसके चैलेंजेस, इसकी उपलब्धियाँ और इसके सारे डायनेमिक्स। तो सर्वज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कमिंग टू आवर स्टूडियो। ऑल माइन। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं आपके बारे में ज़रा जान के। तो इफ यू कुड जस्ट टेल मी एंड द ऑडियंस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। नाम आपने बता ही दिया, मेरा नाम सर्वज्ञा भारल है और मैं 1991 में मेरा जन्म हुआ जी। जयपुर में ही जन्म हुआ, जयपुर में ही रहता हूँ। जयपुर शहर भी मुझे बड़ा पसंद है जी। एंड आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। जब मैं जन्म मेरा सरकारी अस्पताल में हुआ था जयपुर। मैं इसी को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय भी मेरे कुछ कज़न्स ऐसे थे जिनका जन्म एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था जी। तो सरकारी अस्पताल हाईलाइट करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि कोई पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। मेरे दादाजी बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति रहे। उनको अध्यात्म की ऐसी रुचि लगी कि उन्होंने अपने टाइम पे बिजनेस भी किए, नौकरी भी की, पर वो सब इस तर्ज पे किए कि नौकरी करते थे तो इस्तीफा जेब में रखते थे और बिजनेस करते थे तो बिजनेस में रुचि इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि आध्यात्मिक रुचि इतनी लग गई थी कि बिजनेस में अगर गद्दी पे बैठे भी हैं दुकान की तो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई ग्राहक आया तो उसे बोल दिया कि भैया तू ही ले ले और तू ही पैसे रख जा और चला जा। तो आध्यात्मिक रुचि उनकी इतनी बढ़ती गई कि उन्होंने पैसे कमाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर उनका बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर, मेरे पिता पर, कि उन्होंने हमें अध्यात्म का इतना सारा ज्ञान और अध्यात्म से हमें उन्होंने जोड़ दिया। तो जो भी शुरुआत थी वो मुझे मेरे पिता को ही करनी थी कि कुछ अगर पैसा वैसा बनाना है, सपने पूरे करने हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जब मैं पेट में था तो मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। शादी उनकी 89 में हुई और 2 साल बाद जब मैं पेट में आया तो वो बहुत बीमार थे। 2 साल तक बीमार रहे। मैं जब जन्म ले लिया मैंने तब भी वो बहुत बीमार थे उस समय भी। तो जब मैं 2 साल 3 साल का था तब उन्होंने कुछ थोड़ा होश संभाला, ठीक हुए, बिज़नेस शुरू किया। मैंने बचपन से बिज़नेस को देखा और मैंने उनको देखते देखते ये समझा कि यार बिज़नेस कोई एक ऐसी चीज़ है जो अपने मन की चीज़ है और मुझे भी बड़ा होके अगर करना है तो बिज़नेस ही करना है। तो वहाँ से वो एक सीड बिज़नेस का डल गया था। स्ट्रगल करते हुए देखा पिता को और उम्र इतनी कम थी उस समय कि इस बात का तो भान नहीं था कि हम कोई बहुत ज़्यादा कोई गरीब है। ऐसे भी गरीब नहीं थे कि दाल रोटी की चिंता थी। पर हाँ, सपना देखना बचपन से शुरू किया तो लगा कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करना है। वो सोच हमेशा से रही। 8-9 साल का तब जब मैं था तो मेरे फादर ने डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की शुरुआत करी। 99 में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आई और उनको लगा कि उनके सपने और एक सिक्योर्ड इनकम उनको इस बिज़नेस से मिल सकती है। तभी वही समय जब उन्होंने मुझसे मेरे सपने के बारे में पूछा एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे सपना क्या होता है वो पता चला। मैंने तो उनको वैसे ही जवाब दिया कि पापा कल बताऊंगा। तो बोले कल क्यों बताओगे? बोले आज रात सोऊंगा, फिर जो सपने में आएगा वो कल आपको बता दूंगा। तो बोले नहीं बेटा, सपना वो नहीं होता है जो बंद आँखों में आता है। सपना तो वो होता है जो आप खुद खुली आँखों में देखते हो।
क्या देखते हो आप अपनी ज़िंदगी को? 2011 वो समय है, कटिंग थिंग्स शॉर्ट, जब मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में मैंने ग्रेजुएट किया है फिलॉसफी में। तो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने ये नक्की किया कि कोई एक ऐसा अगर बिजनेस है जिससे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। एंड दैट वाज द टाइम 2011 में जब मैं फील्ड में उतरा, एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी और कुछ बड़े निर्णय लिए थे मेरे फादर ने इस इंडस्ट्री में। तो वो समय था उन्हें सपोर्ट करने का, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है उसके पिता को सपोर्ट करना। और दैट वाज द टाइम जब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। परिस्थितियाँ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, और उस समय उतार का समय था, मैं कह सकता हूँ हमारी ज़िंदगी में। मेरे पिता ने बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करी इस इंडस्ट्री में, उनको एक बहुत गुरु के रूप में देखा जाता है, काफ़ी सारे लोगों ने उनसे सीखा, मैं भी उन्हें गुरु के रूप में देखता हूँ। मेरे पिता तो नहीं पर मेरे गुरु भी हैं। और उसके समय 2011 से 2015 तक बहुत स्ट्रगल का समय था, जब हमने साथ में मिलकर काम किया और उसके बाद एक एग्जाम्पल सेट किया कि निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग से ज़िंदगी बदल सकती है। जी, बदल तो सकती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ऑडियंस जिन्हें नहीं पता है, इनके पिताजी एसपी भारेल जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। एंड यू कैन जस्ट गो एंड लाइक चेक हिम आउट ऑन यूट्यूब। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और मे बी समडे वी विल हैव हिम हियर श्योर एज अ गेस्ट। श्योर। तो सर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसकी बात करते हैं। सो क्या है ये इंडस्ट्री एंड व्हाई शुड एनीबडी केयर? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई 10-20-25 साल पुरानी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 150 साल पुरानी है। सबसे पहले किसी ने ये सोचा कि एक ऑल्टरनेट सेल्स मॉडल भी हो सकता है। बाज़ार में कोई भी एक उत्पाद आता है, प्रोडक्ट आता है, तो उसका एक ट्रेडिशनल रूट होता है जो हम देखते आ रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, 20 रुपये का टूथपेस्ट है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो मैन्युफैक्चरर को पड़ता है 20 रुपये का, फिर वो C&F को जाता है, फिर उसको एक स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर लेने के बाद फिर वो कोई एक एजेंट के पास जाता है, फिर बीच में एक एडवर्टीजमेंट भी आ जाता है जिसमें भी खर्चा होता है। कोई ना कोई फिल्म स्टार सेलिब्रिटी उसको टीवी पे दिखेगा या आपको बिल बोर्ड पर दिखेगा शहर के, और उसके बाद वो रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से हम जाकर लेके आते हैं। तो वो 20 रुपये का टूथपेस्ट पहुँचते पहुँचते हमारी जेब को 100 रुपये कॉस्ट करता है। ये ट्रेडिशनल रूट है, यानी कि हम अपने खून पैसे की कमाई 80 रुपया जो है वो खुशी खुशी बांट के आ गए इन सब लोगों में, जो कि ट्रेडिशनल रूट है, वो सब लोग कमा रहे हैं उसमें। वो एक तरीका है किसी भी प्रोडक्ट का। उनके पास किसी की C&F है तो मेरे पास भी किसी की हो सकती है, किसी प्रोडक्ट। पर डायरेक्ट सेलिंग ये है, डायरेक्ट सेलिंग ये कहता है कि क्यों ना इन सब मिडलमैन, बिचौलियों को हम हटा दें और मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर को हम प्रोडक्ट देते हैं, जो कि बहुत पुरानी एक रीत हो गई है, जानी पहचानी, सब इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो बीच का जो 80 रुपया है, होगा ये कि वो बीच का 80 रुपया सीधा कंज्यूमर की ही जेब में चला जाएगा। या तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा या फिर उसे प्रमोट करने वाले जो कंज्यूमर हैं उनको वो पैसा मिल जाएगा। दो ही रास्ते हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वही एक मॉडल है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सीधा कंज्यूमर के जेब में या कंज्यूमर को दे रहा है प्रोडक्ट, और बीच का जो पैसा है वो भी कंज्यूमर में ही बट रहा है। तो इससे हो ये रहा है कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला कंज्यूमर ही होता है। आज भी अगर आप देखें, बड़ी कोई एक रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कंपनी का यहाँ पे, पर वो कहते हैं कि आज भी 50% से ज़्यादा प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ से बिकते हैं। मैं एक फिल्म देखकर आया अभी रिसेंट पास्ट में, और मुझे अच्छी लगी, मैंने शमशेर जी को बता दिया, मैंने कुछ मित्रों को और बता दिया। शमशेर जी वो फिल्म देखकर आ गए, पर मुझे कोई पैसा नहीं मिला। अभी हाल ही में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी और उसमें वो बहुत हिट गई, 700-800 करोड़ उन्होंने बिजनेस कर लिया। फ़ैन ने पूछा ट्विटर पे शाहरुख खान से कि शाहरुख खान 700-800 करोड़ का टर्नओवर हो गया, 1 करोड़ फैंस के लिए। बोले बब जाओ 4 लोगों को और बोलो फिल्म देख कर आए। तो भाई ये शाहरुख का अपना मजाक करने का तरीका हो सकता है, पर इसमें एक सत्य छुपा है कि फिल्म प्रमोट हम कर रहे हैं, पैसा जा रहा है एग्जैक्टली शाहरुख खान की जेब में। ऐसे ही हो रहा है कि टूथपेस्ट शाहरुख खान टीवी पर आकर प्रमोट कर रहे हैं, हम यूज़ करते हैं, हम खरीद के लाते हैं, पर हमें कोई पैसा नहीं मिलता, पैसा मिल जाता है जो उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाए जिनके ब्रांड एम्बेसडर हम ही बन जाए, और अगर हम बन गए, हमने प्रमोट किया, तो वो पैसा प्रमोट करने का जो पैसा है, वो कमीशन है, वो हमारी जेब में आ जाए। ये एक इन शॉर्ट डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन करता है।
और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेल्स डिफरेंट है। जब आप बिजनेस की कोई किताब पढ़ते हैं या आप कोई मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आपको उसमें बताया जाता है डायरेक्ट सेल्स। तो डायरेक्ट सेल्स इज ऑलवेज 1:1, यानी कि 1-on-1 वो काम करता है। मैं किसी के दरवाजे पे जाता हूँ, नॉक करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं फलाना फलाना कंपनी से आया हूँ, आपको फलाना फलाना प्रोडक्ट बेचने आया हूँ। अगर मैं ख़त्म हो गया तो मेरी कमाई खत्म। अगर प्रोडक्ट खत्म हो गया, ज़माना तक अभी कोई प्रोडक्ट्स ऐसे आते थे, आपके घर पे भी कोई वाटर प्योरीफायर बेचने या वैक्यूम क्लीनर बेचने आया होगा। वाटर प्योरीफायर और ये वैक्यूम क्लीनर इस इंडस्ट्री का मतलब मॉडल ही पूरा वही मॉडल वही था। तो ये डायरेक्ट सेल्स ऐसा था कि आपने अगर प्रोडक्ट ले लिया कस्टमर ने तो मुझे उसका कमीशन मिल जाएगा या मुझे मार्जिन मिल जाएगा। नहीं लिया तो देयर इज नो टीम इन्वॉल्व। डायरेक्ट सेलिंग में देयर इज अ टीम इन्वॉल्वमेंट, यानी कि मैं तो हूँ ही, पर मैं वो हार्ड सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट सेलिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बता दिया, मैंने फिर फ्रेंड्स से बोला कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को बता दो, अपने रिलेटिव्स को बता दो, कुछ स्ट्रेंजर को बता दो। आप हितैषी हो सकते हो किसी की ज़िंदगी में क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है। तो इट इज़ नॉट सेलिंग, इट इज़ शेयरिंग। आप मेरे अच्छे मित्र, मैंने आपको बता दिया कि यार मेरा जुकाम, मेरा साइनस इस फूड सप्लीमेंट को लेने से, साइंस प्रोडक्ट को लेने से ठीक हो गया, आप भी ले लो, आपका भी ठीक हो जाएगा। दिस इज शेयरिंग। इन दैट केस डायरेक्ट सेल्स में आई एम नॉट द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मैं वैक्यूम क्लीनर और वाटर प्योरीफायर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं तो एक सेल्स एजेंट हूँ, मुझे कंपनी ने बोला है तुम 4 बेचोगे तुमको 4,000 रुपये मिल जाएंगे। बट डायरेक्ट सेलिंग में आई एम द यूजर, आई एम शेयरिंग द प्रोडक्ट। हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व अभी तक इंडिया में एज सच, अगर कोई फिगर्स हो, कितने लोग हैं जिनकी रोजी रोटी डायरेक्ट सेलिंग से चल रही है? देखिए, अगर मैं रजिस्टर्ड लोगों की बात करूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता जी। अगर कोई व्यक्ति जोड़ने के लिए आपसे पैसा मांग रहा है तो रेड अलर्ट, वो फ्रॉड है। रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज फ्री। आपका एक गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, यानी कि जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड और आपकी जो डिटेल्स हैं उसके आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। देयर इज नो फी इन्वॉल्व। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फी इन्वॉल्व होता है तो वो कंपनी सही नहीं है, लीगल नहीं। इलीगल है, वो मनी रोटेशन भी हो सकता है, तो आपको वहाँ पर नहीं जोड़ना है। रजिस्टर्ड, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करूँ तो करोड़ों में जाएंगे, करोड़ों। यहाँ यानी कि जिस कंपनी के साथ मैं हूँ उसमें लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, नॉट एक्टिव, रजिस्टर्ड है। और अगर इसी फिगर में अगर मैं बात करूँ तो सारे कंपनियों को अगर आप मिलाने सिर्फ हिंदुस्तान भर में तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड होंगे आसानी से। ओके। पर एक्टिव बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। पर एक्टिव परसेंटेज में मान सकता हूँ कि लगभग 10%, अगर आप एक्टिव 10 से 15% लोग अगर एक्टिव हैं तो 1 से 1.5 करोड़ लोग, या लगभग आप मान लें 1 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में एक्टिव है। यानी कि वो लोग जो हर महीने कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अपना प्रोडक्ट लेते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला, और वो अपने घर पे प्रोडक्ट लेकर आते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है निश्चित रूप से, क्योंकि बड़ा देश है। हमें 140-45 करोड़ हो गए, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो अब 145 करोड़ के देश में अगर आप देखें तो 10 करोड़ तो नॉट इवन 10% जी। तो, और हमारा टारगेट मार्केट हर कोई है। हाँ। अनपढ़ भी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं जो अपनी वाइफ को अगर कुछ कराने चाहते हैं तो वो अपनी वाइफ के नाम पे इस बिज़नेस को शुरुआत करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हाउस वाइफ्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं। तो हमारा हर वो व्यक्ति जो रजिस्टर तो वो कर सकता है जो 18 से ऊपर है, और प्रोडक्ट यूज़र तो वो बच्चा भी है जो जिसके दांत आ गए तो टूथपेस्ट वो भी इस्तेमाल करता है। तो हमारा टारगेट मार्केट हर कोई 145 करोड़ टारगेट मार्केट है। तो जैसा आपने बताया, एसेंशियली इट्स एन ऑल्टरनेट सेल्स मॉडल, इफ आई अंडरस्टूड इट राइट। मतलब एक अलग अप्रोच है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने की कंपनीज के द्वारा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आइडिया इज कि अगर आप किसी ब्रांड इन्फ्लुएंसर को या किसी ब्रांड एम्बेसडर को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो पैसा बनाने की, जस्ट फॉर देम टू लाइक रिकमेंड यू द प्रोडक्ट, तो व्हाई नॉट द यूजर इटसेल्फ। सही बात कि अगर हम यूज़र को ही इस एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो उसको रेकमेंड करके उसका ब्रांड एम्बेसडर बन सके, और एक मतलब प्रोडक्ट तो यूज़ करे ही करे, साथ में पैसा भी बना सके, अपनी एक लाइवलीहुड भी निकाल सके उससे। तो और जैसा कि मैं खुद एक सेल्स वाला हूँ, मतलब आई एम सेल्स गाय थ्रू आउट, थ्रू एंड थ्रू। और कहीं ना कहीं सेल्स गाइज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसडेन और कंटेम्प्ट की नज़र से देखा जाता है, मतलब फैक्ट है वो लाइफ का, ठीक है, बात है। और मेरा पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, जो सेल्स गाइज इन्वॉल्व है, एसेंशियली सेल्स ही है वो, जो भी आपकी टीम डायरेक्ट सेलिंग कर रही है कर तो सेल्स ही रही है, उनके लिए वो कंटेम्प्ट और डिसडेन एक लेवल और ऊपर होता है ना। आपने आई एम श्योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया होगा, अपने रिलेटिव्स में किया होगा, दोस्तों ने किया होगा, तो उसको कैसे ओवरकम करें? बिकॉज
वो पहली सीढ़ी है, जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करोगे तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते ना। लोग रजिस्टर कर लेते हैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो किसी से बात कर लेते हैं बिना नॉलेज के, बिना पूरी नॉलेज होने के साथ अगर कोई किसी से बात करता है तो फिर वो हाथ जला बैठता है और इसके लिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्शन उन्हें पसंद नहीं आता तो इंडस्ट्री से आउट हो जाता है। पूरी तरीके से ट्रेन होने के बाद यदि हम किसी काम को करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और बिना पैड ग्लव्स के और हेलमेट के आप निकल गए तो सिर फूट सकता है जी। और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं और इसीलिए थोड़ा सा रेफरिंग कर जाते हैं, फिर अरे नहीं 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 दिक्कत का काम है क्योंकि वो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। दूसरा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव या प्रोस्पेक्ट्स पर्सपेक्टिव। तो ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको कुछ बेच रहा है, हाँ। तो वो थोड़ा अपने कार्ड जब कर प्रोटेक्टिव, देते हैं। हाँ कार्ड जब कर देते हैं, प्रोटेक्टिव जोन में आ जाता है कि यार मुझे ना बेवकूफ़ नहीं बनना है, कहीं मुझे कोई बेवकूफ़ ना बना दे। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है इस कारण से क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती पुश किया गया है पैसा लगाने के लिए। जी। अब यहाँ पे एक समस्या ये भी आती है, हर इंडस्ट्री में चैलेंजेस हो गए। हमारी इंडस्ट्री में एक ये भी चैलेंज है बड़ा कि लोगों के पास जाते हैं, उनके पैसे लगवा देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि आपको ये पैसा आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। आप 1 लाख रुपए लगा दो या 10,000 रुपये लगा दो और आपको ये देखिए लोग आपके नीचे आ जाएंगे, आपको पैसा आ जाएगा। अब ये हाफ नॉलेज है, या तो हाफ नॉलेज है या वो सचमुच बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है ताकि आप उसके साथ एग्जैक्टली। तो वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, वहाँ पे सिर्फ लोगों को एजुकेट किया जा सकता है कि वही रेड अलर्ट वाली बात है कि आप रेड अलर्ट हो जाइए, आपको नॉलेजेबल रहना पड़ेगा, आपको रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी। शास्त्रों में आचार्यों ने भी जब लिखा है ना तो उन्होंने कहा है कि देखो अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति से मेरी बातों को सत्य पे उतार लेना, है ना, आँख बंद करके मत फॉलो कर। तो इसलिए लोगों को हम ये एजुकेट करते हैं जो जनरल पब्लिक है उससे। पर हमारे लोग जब जाते हैं तो वो पूरा ट्रेन होके जाएं, पूरी तरीके से ट्रेनिंग ले लें, तो फिर वो अपना हाथ नहीं चलाते हैं। हम जब भी किसी को अप्रोच करते हैं तो हम ये माइंड में रखते हैं कि हम सामने वाले से कुछ लेने नहीं जा रहे, उसे देने जा रहे हैं, हम उसकी भलाई करने के लिए जा रहे हैं। हम तो यहाँ तक अपने लोगों को बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि जब भी किसी के घर में जाओ तो ये प्रार्थना करके जाना कि इन्हें इतनी सद्बुद्धि मिले कि इन्हें मेरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि मैं पवित्र दिल से, पवित्र भाव से इन्हें एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका देने जा रहा हूँ। मैं ऐसा व्यूअर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सोच के देखिए एक बार कि आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग हैं, कितने आपके ऐसे सचमुच हितैषी हैं जिन्होंने आपसे किसी एक मौके के बारे में बात करी कि सुनो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है किसी मौके से, अगर आप इस मौके को ग्रैब कर लो तो आप भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते। तो इसीलिए हम कई बार जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में तो हम उससे उनके सपनों के बारे में बात करते हैं रादर देन सेलिंग समथिंग। ये इंडस्ट्री सपनों के बारे में काम करती है। देखिए हर एक इंडस्ट्री का या हर एक ब्रांड का कोई ना कोई एक हिडन मोटो होता है, या मैं कह सकता हूँ हिडन एजेंडा हो सकता है। हिडन एजेंडा एक हो सकता है नेगेटिव वर्ड आप ले जाएं उसको, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मैकडॉनल्ड एक अच्छा बर्गर नहीं बेचता। अच्छा बर्गर तो आपके मोहल्ले में एक बढ़िया ठेला वाला भी होगा जो शायद 15-20 रुपए में आपको दे देगा और बहुत टेस्टी बर्गर भी होगा। मैकडॉनल्ड बर्गर के पीछे कन्वीनियंस बेचता है, एक वो प्रपोजिशन कहते हैं उसको, एग्जैक्टली सेल्स प्रपोजिशन, यूनिक सेल्स प्रपोजिशन है। वैसे हार्ले डेविडसन एक बड़ी बाइक कंपनी, हालांकि इंडिया से चली गई, पर वो बाइक बहुत अच्छी बनाते हैं, बिक रही है, हार्ले बिक रही है, यूरोप आगे बेच रही है। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बाइक बनाते हैं निश्चित रूप से, पर वो बाइक नहीं बेच रहे क्योंकि इतनी महंगी बाइक है कि उसमें तो आप एक लग्जरी कार भी ले सकते हो। वो एस्पिरेशन बेच रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे कल्चर कि सब लोग बाइकर्स चाहते हैं, एक मूवमेंट बन रहा है। तो वैसे डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स खराब हैं ऐसा नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट वो प्रोडक्ट्स नहीं, वो सपने बेच रहे हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ़र्क इतना सा है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में लोगों का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। जी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लोगों का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, पर डायरेक्ट सेलिंग में हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं लोगों के सपने पूरे करने के लिए। ओके, प्रोडक्ट से इस्तेमाल हो रहा है लोगों के सपने पूरे करने के लिए, है ना। तो इसीलिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट खराब है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कभी खराब हो ही नहीं सकता। तो उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। आप एक बिलबोर्ड लगा के, एक एडवर्टाइजमेंट देके न्यूज़पेपर में, टीवी पे एक सेलिब्रिटी को आप लाकर एक कोई फॉल्स प्रोडक्ट कुछ समय के लिए बेच सकते हो, पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करती है। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने आपको एक टूथपेस्ट दिया, आपके दांत पीले हो गए उससे, आप मेरे घर पे आके जूता बजा के जाओगे
कि यार सर्वज्ञ, हाँ मेरा मित्र होने के बाद तूने मेरे साथ धोखा किया, तो मुझे उस बात का डर रहना है। पर आप शाहरुख खान को पकड़ने थोड़ी जाओगे, वो वहां तक पहुंचेंगे और आपके पास एक कस्टमर का ईमेल आईडी है, आप उनको लिख दोगे, जो करेगा कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा तो ट्वीट आ जाएगा, वो भी टेम्पलेटेड ट्वीट होता है, वी विल लुक इनटू इट, वी आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल, वी टेक ऑल आवर कस्टमर्स वेरी सीरियसली, जिसका ना कोई मतलब है ना इसमें कोई भावनाएं हैं, एसेंशियली एक टेम्पलेट है, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके चिपका देना है। पर डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि मैं हूँ आपका मित्र, तो आप मुझे बोल सकते हो, 4 गाली सुना सकते हो और आप आगे लोगे भी नहीं। पर हमारे कंपनी में, जिस कंपनी में मैं हूँ डायरेक्ट सेलिंग, मोस्टली आप यूजर भी हो उसके, मैं यूजर भी, रेकमेंडर तो बाद में कर रहे हो, पहले आप खुद यूज भी कर रहे हो, यूज भी कर रहा हूँ। 45% से ज्यादा लोग हमारे रिटेल होते हैं और दोबारा प्रोडक्ट को लेने के लिए आते हैं, तो विच इज अ वेरी बिग परसेंटेज जो लोग दोबारा आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो कभी खराब हो ही नहीं सकता, पर उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अगर आपके सपने पूरे हो जाए तो एक बहुत बड़े प्रोपोजिशन बन जाता है। तो इसीलिए जब हम सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो हमें रिजेक्शन का डर ही नहीं रहता है। और हमारे पास चूंकि टारगेट मार्केट बहुत बड़ा है, तो ये बात तो सही है कि देखिए, जब हम 100 लोगों को अप्रोच करते हैं तो 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि 95 लोग अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं या उनका भी सही समय नहीं आया कि अपनी प्राथमिकताएं, राइट, अपनी तो जब इस माइंडसेट में मैं आ जाता हूँ तो रिजेक्शन से मैं डरता नहीं हूँ और हमारे लोग भी नहीं डरते हैं, क्योंकि मैं हमेशा, हमारे यहाँ पर हम सेल्स को प्रमोट नहीं करते। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ पर्सन जो कि खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर है और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हैं, ओके, है ना। तो हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं। 7-8 कंट्रीज में हमारा बिजनेस पहुंच चुका है, तो हम हर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो बराबरी वाला मामला है। अगर मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ और आप भी मर्सिडीज चला रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं सोचते कि यार ये कुछ बेच रहे। तो वैसे ही अगर मैं एक 4 लाख की गाड़ी में आया हूँ, आप भी 4-5 लाख की गाड़ी चलाते हैं, तो बराबरी का मामला है। मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आप ही उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो बराबरी वाला मामला है। तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पर कट हो जाती है डायरेक्ट सेंटर में, जिससे हमारे लोगों को डर भी नहीं लगता। हम बोलते हैं कि हमेशा अपने बराबर के लोगों को अप्रोच करो या अपने लेवल से ऊपर के लोगों को अप्रोच करो। तो इसीलिए इस माइंडसेट में आने के बाद रिजेक्शन या वो डिसडेन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। ओके, सर्वज्ञ जी, इसकी किसी एग्जाम्पल के द्वारा व्याख्या कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है कि क्रिकेट के खेल में बॉलर जब बॉल डालता है तो क्या वो 6 की 6 एक जैसी बॉल डालता है? नहीं डालती नहीं। तो उसने पहली बॉल डाली और उस पर छक्का पड़ गया, तो वो दूसरी बॉल बदल के डालता है। हर बॉल कस्टमाइज होती है, एक एलिमेंट बैट्स कर रहा है उसके अंदर। एग्जैक्टली, वो रीड करता है कि बैट्समैन कहाँ मार रहा है। अच्छा, उसका बॉलर का एंड गोल क्या है? आउट करना, कि वो किसी ना किसी बॉल को फेंक कर उसे आउट करना चाहता है। अब जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो हर एक व्यक्ति की नीड अलग है। हमें उसे अगर बोल्ड करना है, उसे आउट करना है, तो उसकी नीड को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं एक सही एग्जांपल आपको देता हूँ कि रात के 11:30 बजे थे जयपुर में। मैं पान खाने का थोड़ा बहुत शौकीन हूँ, कभी कभी, रोज़ नहीं खाता हूँ, तो मेरे दांतों से भी पता चल रहा होगा। तो हम कभी महीने में 1-2 बार कभी किसी पान की दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं। तो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं पान की दुकान पे। आप अपने पान बनने का इंतजार कर रहे हो, तब तक लोग आते हैं। मैंने एक फीमेल को स्पॉट किया कुछ दिन पहले। मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रात के 11:30 बजे किसी फीमेल से बात करना बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। मेरे साथ मेरी वाइफ, एक सोसाइटी जो परसेप्शन है वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो चेरी मेरी वाइफ मेरे साथ उस समय नहीं थी, पर मेरे साथ फैमिली मेम्बर ज़रूर थे एक। और एक फीमेल आई जिनका पूरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ था। मतलब इतना खतरनाक उनका वो चेहरा देखने में ही लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा था ये कोई बीमारी है या ये एक्ने है, पिंपल है, क्या है। मेरे बहुत पवित्र भाव हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इनको अप्रोच नहीं किया और एक बात इनको मैंने नहीं बताई तो ये परेशान रहेंगी, और ये परेशान निश्चित रूप से होंगे। और उनके साथ भी कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, वो अकेली नहीं थी। वो जाने लगी तो मैंने उन्हें बोला, एक्सक्यूज मी मैम, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? तो बोली यस। आपके चेहरे पे जो ये पिंपल्स हैं, ये मतलब पिंपल्स ही हैं या कोई और बीमारी? तो बोली नहीं, पिंपल्स ही हैं। मैंने कहा परेशान तो बहुत होंगी आप। तो उन्होंने कहा परेशान तो। फिर मैंने उसी सिचुएशन में अपने आप को रखा। मैंने कहा मैम, कुछ समय पहले मेरी भी ऐसे ही पिंपल्स थे, हालांकि मेरे इतने ज़्यादा नहीं थे, मेरे कुछ कम थे, पर मेरे को भी पिंपल्स थे और मैं भी बहुत परेशान था। अगर आप चाहें तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर सकता हूँ जिससे आपके चेहरे पे ये पिंपल्स चले जाएंगे।
तो बोले प्लीज़ बताइए, कौन मना करेगा, कौन मना करेगा, एग्जैक्टली। तो प्लीज़ बताइए। तो मैंने कहा ये मेरा कार्ड है और आप चाहें तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। रात को 11:30 बजे मैं किसी फीमेल का नंबर नहीं मांग सकता ऑब्वियसली। जब मेरी वाइफ मेरे साथ में ना हो। दूसरी बात, मैं अगर उनसे ये अप्रोच रखता, लोग गलती कर जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोग हाथ चला लेते हैं। अब रात को 11:30 बजे अगर मैं बिना सीखे सिखाए आदमी को एक पान की दुकान पर खड़ा कर दूँ और वो जाके बोल दे मैम एग्जैक्टली आपके सपने क्या हैं, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? थप्पड़ मिलेगा। थप्पड़ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैम कुछ पैसा वैसा पर आना है, क्या पूछे? क्या ये सवाल गलत हो जाता है। पर मैंने उनको चेहरे देखकर मैंने उनको वही बॉल डाली Exactly. जिससे वो आउट हो जाए। तो प्रोस्पेक्टिंग के नजरिए से अगर देखें तो बॉल वो डालनी है जिससे वो आउट हो जाए। तो अगर एक सही भाषा का मैं इस्तेमाल करूं तो जिस व्यक्ति की जो नीड है, सामने वाले की जिसको जो जरूरत है, मैंने वो पिच किया जी। तो वो इंटरेस्टेड हो गए कि आप मुझे बताइए क्या है। और प्लस सिचुएशन में मैंने अपने आप को डाल लिया, झूठ नहीं बोला, क्योंकि मेरे भी एक्ने थे, मेरे भी पिंपल्स थे चेहरे पे, मेरे वो ठीक हो गए तो मैंने वहां पे शेयरिंग शुरू कर दी, क्योंकि सामने वाले का भला हो जाए। एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है। एग्जैक्टली। पर मैं रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट ऐसे हो गया क्योंकि मैं नंबर तो निश्चित रूप से उनसे मांगना नहीं चाहता था, ना मेरा कोई इरादा था कि मैं उनसे नंबर मांगू। और वो बहुत खुशी खुशी मेरा नंबर, मेरा कार्ड वहाँ पे लेगी, पर उन्होंने मुझे पिंग ही नहीं किया। अब सामने वाले का भाग्य ही नहीं है, एग्जैक्टली। उनका चेहरा ठीक नहीं होना, तो उन्होंने मुझे पिंग नहीं किया। वरना अगर मैं उनकी जगह होता, मुझे तो कोई भी आदमी इलाज बता देता रात को 2 बजे में, तो मैं तो उससे उसी समय डिटेल्स ले लेता, जानकारी ले लेता, दोस्ती कर लेता, क्योंकि वो मेरा नेचर है। अब उनका चेहरा ठीक नहीं होना था या किसी और तरीके से ठीक होना होगा तो वो उनके ऊपर है, उनका अपना भाग्य है, उनका समय नहीं आया, ठीक चॉइस है, मतलब एग्जैक्टली उनकी चॉइस है। मैंने मेरा काम कर लिया। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। मैं एक कॉफ़ी शॉप में गया, मुझे पता है वो एक कॉफ़ी ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगा, पर मुझे पता है कि वहाँ पे जो बरिस्ता है, जो कॉफ़ी बना रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते। एक इंटर्न के बराबर एक स्टाइपेंड जैसा मिलता है, 6 या 7 हज़ार रुपये। मुझे याद है 10 साल पहले मैंने किसी से पूछा था तो बोले सर 6 हज़ार रुपये मिलता है। अब वो शायद 10 हज़ार रुपये हो गए, 10-12 की रेंज में है। एग्जैक्ट। मैंने उनको अप्रोच किया क्योंकि वो मेल था। अब मैं उसे ये नहीं बोल सकता कि मेरे भाई मेरी कंपनी में ना एक 2,000 रुपये का प्रोडक्ट आता है, वो ले लो। सच है, वो नहीं लेगा। तनख्वाह बेचारी 10,000 है, एग्जैक्ट लेगा वो 2,000 रुपये का प्रोडक्ट नहीं ले सकता। उसकी नीड पता क्या है? वो भूखा है पैसे कमाने का, वो भूखा है अपॉर्चुनिटी का। तो मैंने उसे एक अपॉर्चुनिटी बेची। मैम तो एक अच्छी फैमिली से थी, मैंने उनको एक प्रोडक्ट बेचा क्योंकि उनकी अर्जेंट नीड थी, चेहरा था आप लोग। इस व्यक्ति की अर्जेंट नीड है कुछ पैसे, उसे अगर 10,000 रुपये किसी और एक जरिए से आ जाएंगे तो वही नौकरी छोड़ देगा। 12 घंटे की नौकरी होगी उनसे। मैंने उसे कहा देख मेरे भाई, मुझे पता है कि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पे नहीं करती, अगर ज़िंदगी में थोड़ा और पैसा बनाना हो ना, ये मेरा नंबर है, मुझे बात। और मैं चूँकि वो मेल है तो मैं चूँकि मैंने मेरा कार्ड दे दिया तो मैं उनसे उनका नंबर भी मांगा रहा हूँ, तो वो खुशी खुशी अपना नंबर भी दे देगी। तो मैंने उनका नंबर ले लिया, फिर मैंने उनसे बात करी कि यार समय निकालो, बैठो साथ में, मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे चलते फिरते जो आपको किसी से मौके के बारे में बात करेंगे, सच है ये बात। तो इसीलिए ये प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका हो सकता है कि हम बॉल वो वाली डालें जिससे सामने वाला आउट हो जाए, उसे लगे कि यार ये बात मेरे हित की कर रहा है, मेरे भले की नहीं। एसेंशियली इफ आई अंडरस्टूड इट राइट, जो आप पिच बनाओ वो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, एक जेनरिक टेम्पलेट नहीं होना चाहिए कि ये रटा जाके हर जगह बोल दिया, बिल्कुल। वो वैसे भी सेल्स का बेसिक प्रिंसिपल है एसेंशियली, आप सही बात है, पिच को कस्टमाइज्ड रखें, उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश करें। दैट्स राइट। और फिर ऐसे केस में फिर होता है कि हम फॉलो अप नहीं करते, सामने वाला हमें फॉलो अप करता है, सर बता दो, वो फोन करके बताता है सर क्या है, मौका क्या है, तो जानना चाहता है। ट्रू। और जैसा कि एक बात से मैं और सहमत हूँ जो आपने कहा कि कितने लोग हैं जो मौके की बात करते हैं। सच है, मतलब आज की बातें जो होती हैं वो या तो नॉर्मल हाय हेलो होती है, या राजनीति की बातें राजनीति की बातें होंगी, खुद का दुख दर्द होगा, या खुद की कोई खुशी की बात होगी तो शेयर हो जाएगा। बट ग्रोथ की बातें, मतलब कि मैं कैसे ग्रो करूँ, तू कैसे कर रहा है, और हम दोनों मिलके कैसे कर सकते हैं। शमशेर जी आप यकीन नहीं मानेंगे, खुश नसीब है वो लोग जिनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, और उनकी लाइफ का ग्रोथ मैंने देखा, उनका लाइफ का ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनका नेटवर्क टॉक्स अबाउट लाइक खुद का ग्रोथ और दूसरे का ग्रोथ। सही जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ फेसबुक पे। उसने कहा कि सर मेरा नाम सो एंड सो है, मैं 21 साल का हूँ, और आज डायरेक्ट सेलिंग और मेरी कंपनी का नाम उन्होंने उसमें लिखा जिस कंपनी में हम हैं, वेस्टीज नाम है। बिल्कुल वेस्टीज नाम है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, कर सकते हैं बिल्कुल। तो जो आप काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी टीम विनिंग टीम, हमारा विनिंग टीम का नाम उसने लिया कि वेस्टीज और विनिंग टीम के कारण मैं आज विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ। और मेरे साथ एक ऐसे किसान हैं
जो कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठे और उनकी पहली यात्रा ही विदेश यात्रा हो रही है, पहली बार प्लेन में बैठ रहे हैं तो विदेश जाने के लिए बैठ रहे हैं। शमशेर जी, यकीन नहीं मानेंगे आप, मुझे इतनी खुशी हुई जितना मुझे मेरे पहली बार विदेश जाने की खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहली बार जब विदेश गया ना तो जा नहीं पाया था कोई कारण से, क्योंकि वो ओवर बुक थी फ्लाइट, उन्होंने ओवर बुकिंग कर रखी थी और उनको किसी न किसी को रिपोर्ट करना था। तो और हम चार का ग्रुप था, मेरे साथ मेरे दादा दादी थे, उन्होंने मेरे दादाजी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकाल के उन्होंने साइड में रख दिया कि सर आप नहीं जा पाएंगे, बाकी 3 लोग जा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब हमने उनको और थोड़ा सा पुश किया तो उन्होंने बोला चल ठीक है, कोई भी 3 लोग चले जाओ। तो मैंने कहा जब आप बोल रहे हो कोई भी 3 लोग चले जाओ तो फिर नाम का लफड़ा कहाँ आ रहा है? एग्जैक्टली, अब तो दादाजी भी जा सकते हैं। मैंने कहा देखो हमारे फैमिली वैल्यूज इस तरीके के हैं, जाएंगे तो चारों जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। तो हमने टिकट भी वेस्ट जाने दिया, बड़े पैसे लगे उस समय, 90s की बात है वो। और समस्या ये बड़ी थी, ये बड़ी नहीं थी कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, समस्या ये बड़ी थी कि अगले दिन स्कूल कैसे जाऊँ, क्योंकि पूरे क्लास में और दोस्तों में तो अल्लाह बचा दिया विदेश जा रहा हूँ तो अब मैं स्कूल में जाके क्या जवाब दूंगा? तो मैं अगले दिन स्कूल नहीं गया। तो मुझे वो दर्द पता है पहली बार विदेश नहीं जा पाने का। और जब वो 21 साल का लड़का मुझे इस बात की दुआएं दे रहा है कि सर मैं आपकी वजह से, वेस्टीज विनिंग टीम की तरफ से मैं आज खुद के बलबूते पर विदेश जा रहा हूँ, मेरे साथ एक ऐसे किसान जा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यार देश सचमुच आगे बढ़ रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जितनी मैंने उसको दे दी। मैं उसे जानता भी नहीं था, पर नेटवर्क हमारा अब इतना बड़ा हो गया कि वो कहीं ना कहीं काम लेवल पे नहीं जानते होगे बट ऑब्वियसली नेटवर्क का पार्ट है। एग्जैक्ट। और मैं जिस सेमिनार में ये बात कर रहा था उस सेमिनार में वो खड़ा हो गया कि सर मैं ही वो लड़का हूँ, अभी दिल्ली की बात है हाल ही पिछले महीने की, मैं वो लड़का हूँ सर जिसने आपको मैसेज भेजा था। मैंने कहा कमाल की बात है, देखो मैं तो जानता भी नहीं था पर आज ये खड़े हो गए आप, तो उन्होंने बताया। डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग में देखा है मैंने, लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है, अच्छी बिजनेस बिल्ड किया है, काफ़ी उनकी लाइफ इम्प्रूव हुई है। ऐसे ऐसे लोगों की हुई है जिनके पास लाइफ में शायद और कोई तरीका था नहीं अपनी ज़िंदगी को उतनी बेहतरीन बना पाने का, मतलब एजुकेशन से वो प्रिविलेज नहीं थे, मे बी फैमिली बैकग्राउंड से भी प्रिविलेज नहीं थे। और ऑल प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखा जाए तो शायद डायरेक्ट सेलिंग अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं होती तो मोस्ट लाइकली वो कामयाबियाँ नहीं अचीव कर पाते सही जो उन्होंने उसी में की। डेफिनेटली यही बात। पर एक दूसरी साइड भी है इस इंडस्ट्री की जो है फ्रॉड्स की। ऑलमोस्ट एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, बिल्कुल हम लोगों ने हाथ जलाए हैं, पैसे गंवाए हैं, और जितने मेरे यार दोस्त हैं उन्होंने भी गंवाए हैं। सही है, बिकॉज इसका पूरा मॉडल ही दोस्तों पे चलता है, सही बात, रेफरेंस पे चलता है। तो अगर एक आएगा तो 4-5 को लेके जाएगा साथ में, और ये फैक्ट है, मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस पूरी इंडस्ट्री को एक शक की निगाह से देखा जाता है, जनरल परसेप्शन नेगेटिव बन गई है। सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑल्सो कैसे बचाएं अपने आप को एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक पॉन्जी स्कीम में, जो कि पॉन्जी स्कीम ही होती है एसेंशियली, मल्टी लेवल मार्केटिंग में वो पैसा रोटेट करते हैं, में डिफरेंशिएट कैसे करें एक साधारण आदमी, आउटसाइडर? देखिए क्या है कि हर इंडस्ट्री का एक कोई ना कोई एक काला अध्याय रहा है हमेशा से। हम हिस्ट्री में जाके देखें तो इंश्योरेंस का घोटाला हुआ तो IRDA बनी, टेलीकॉम का घोटाला हुआ तो ट्राई बनी, ऑफ कोर्स शेयर मार्केट में घोटाला हुआ तो सेबी बॉडी बनी। तो रियलाइजेशन तभी आता है ना कि रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। और हमारे भारत सरकार की भी ये एक इतिहास रहा है कि जब तक कोई महा घोटाला नहीं हो जाए तब तक वो जागती नहीं है, और फिर उनकी नज़र इंडस्ट्री पे पड़ती नहीं है, और फिर जब इंडस्ट्री पे नज़र पड़ती है तो फिर उनकी रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। हर पॉन्जी स्कीम का सीधा अर्थ ये है मनी को रोटेट करना। एग्जैक्ट। हर पॉन्जी स्कीम मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल इस्तेमाल करता है, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल इस्तेमाल करता है। पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग पॉन्जी स्कीम नहीं, तो यानी कि हर पॉन्जी स्कीम वाला नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल इस्तेमाल करता है पर हर नेटवर्क मार्केटिंग पॉन्जी स्कीम नहीं होती। अगर कोई भी व्यक्ति, मैंने शुरुआत में भी कहा था, आपसे कुछ एसेंशियली इन्वेस्ट करने के लिए बात कर रहा है तो वो फ्रॉड है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो उसके बदले आपको एक टेंजिबल प्रोडक्ट मिलता है। टेंजिबल प्रोडक्ट का मतलब है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉन्जी स्कीम वाले हवा में बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी पॉन्जी स्कीम के नाम पे चल रहा है, पॉन्जी स्कीम मैंने की थी 3-4 साल पहले, सोशल ट्रेड करके तो आया था। हाँ, तो होल आइडिया वाज कि आपको क्लिक्स करने हैं, ऑल वर्चुअल करने के लिए कोई ऐड नहीं था,
ऑब्वियसली एज मतलब आई कुड सी कि ये फ्रॉड है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब समझ में आ रहा था। इतनी समझ आती है कि somebody saying कि अगर आपको कोई भी कहे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको पैसे मिलेंगे तो वो फ्रॉड है। सही। सच्चाई यही है, मतलब दुनिया में ये तो पहला रेड फ्लैग है, मतलब बिना कुछ करे अगर पैसे मिल रहे हैं तो फ्रॉड के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। देयर इज नो फ्री लंच। सो वी रियलाइज इट, हाँ, बट वो फ्रेंड सर्कल के प्रेशर में आके और सही है। आप यू गेट इनटू इट। एक कषाय है जिसका नाम है लोभ, और वो लोभ कषाय सब में होते एग्जैक्टली, हैं ना, वो सबसे अंत में मरती है। मतलब लोभ को पाप का बाप कहा जाता है शास्त्रों में, ऐसा ओके, पाप का बाप और लोभ। लोग है। तो लोभ कषाय सब में है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो गलती पे है ना, वो व्यक्ति नहीं है जिसने शुरुआत करी। देखो उसको तो सजा मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आज वो सारे लोग जेल में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को सजा मिली है। जिस कंपनी का नाम आपने भी लिया, और उससे पहले भी कई कंपनी, और अभी भी बहुत सारी कंपनी आ रही हैं। जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो चल रहा है क्रिप्टो में, हाँ, क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम इतना भी कई बार दिमाग नहीं लगा पाते कि हमारे पैसे पे रिटर्न कितना आ सकता है। बैंक देती है 6%, आपको 1% ब्याज मिल सकता है। कहीं आप मार्केट में लगा दो किसी व्यक्ति, तो एनुअली 12% आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड आपको 15 से 20% दे सकता है, राइट। शेयर मार्केट में अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो एक जेन्युइन कंपनी होगी, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, और विद टाइम आपका पैसा डबल भी हो सकता है, 2 साल में, 3 साल में, या इसके पहले भी हो सकता है। पर डिपेंड्स ऑन योर लक एंड योर इंटेलिजेंस कि आप कितना कर पा रहे हैं। उसका रिस्क एलिमेंट भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, मतलब बट कोई व्यक्ति ये गारंटी कर रहा है कि आप 1 लाख लगाओ और आप 3 लाख ले लो 3 महीने के अंदर, या आप 6 महीने के अंदर, तो वहाँ पे फिर रेड फ्लैग है। हमें सोचना चाहिए कि ये होगा कैसे। एनीथिंग विच इज लाइक टू गुड टू बी ट्रू। एग्जैक्ट, इतना अच्छा कैसे कैसे मिल कैसे सकता मिल है? सकता है, मतलब मैं ऐसे पेड़ पे नहीं हूँ, नहीं उगते। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो फ्री लंच। ये सब बातें फिर उस समय हम भूल जाते हैं, और हर आदमी ये सोचता है कि यार सुनो, उसे ये पता है, इतने बेवकूफ नहीं है लोग। उसे ये पता है कि 1 लाख से 3 लाख हो रहे हैं यार, अगर ये कंपनी 3 महीने भी चल गई हाँ, तो मेरे पैसे निकल जाएंगे। मेरे तो निकल पर उस भले आदमी को ये नहीं पता कि वो कौन से 3 महीने के अंदर है, वो बंद होने वाले की तरफ ज्यादा जा रहा है या वो अभी चलने की तरफ ज्यादा। ये एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस मेरा भी फेल हुआ कि यार इतने दिन में फ्रॉड तो है, बंद तो होगी। हाँ, अब मुद्दा ये है कि कब बंद होगी, हाँ, और कैन आई अफोर्ड टू राइट ऑफ दीज 60,000। एग्जैक्ट। तो जब इधर चांस ले लेते हैं, बंद हो गई तो 60,000 कोई बात नहीं, राइट ऑफ करके भूल जाएंगे। लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमने कौन से फेज में पैसा लगाया है। और वो होता ये है, जो होता जनरली होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि वो जिस फेज में पैसा लगाते हैं वही फेज होता है क्लोज होने का। एग्जैक्टली, वो कंपनी बंद हो जाती है और फिर हमारा पैसा अटक जाता है। फिर हमें याद आता है कि यार लोभ में हमने लगा दिया, जो कि गलती हमने कर ली, हाथ जला लिया। फिर कोई हमारे पास आ जाता है कि सर मैं एक डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया, तो बोलता नहीं भैया भाग। फिर उसे बेचारे को पुश करना पड़ता है कि सर मैं तो अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, इसमें आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वही पैसा खर्च कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप हर महीने एक्सपेंस कर रहे हैं। यानी कि आप एक टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट खा रहे होंगे अपने घर में अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। आप किसी ना किसी हाउस होल्ड, जैसे कोई घर में खाना बनाने का तेल हो गया, क्या अलग अलग प्रोडक्ट वही, बट वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो दुकान बदल के आपको इस दुकान से लेना है, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो हम वो सुने तब तो समझ में आए, और वो प्राइस भी है, फेयर प्राइस पे होना भी बहुत जरूरी है। कई ऐसी भी कंपनी चल रही हैं जो आपको 1,000 रुपए का सामान 10,000 रुपए में दे रही है। एग्जैक्टली, तो रेड फ्लैग है। उन्होंने लीगली कंप्लाई करने के लिए वो मॉडल अपना लिया है कि भाई हम तो प्रोडक्ट दे रहे हैं ऐसे, बट आपका अगर आपको दिख रहा है प्राइस पे आप 1,000 रुपए का, जो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, दुनिया का जो बेस्ट टूथपेस्ट है मार्केट में वही नहीं दिख रहा 1,000 रुपए, तो ऐसा क्या ये कोई अमृत थोड़ी डाल रखा है? तो इतना लॉजिकल कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। तो वो फेयर प्राइस पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको चेक करना है। अगर वो सब कुछ ठीक है तो आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, और उसमें आपका भी फायदा है। अगर आप किसी को रेकमेंड ना भी करें तो भी आपका फायदा है, क्योंकि ये आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आपका ही पैसा, वो आपका पैसा जो आज तक दूसरों की जेबों में जा रहा था। लोग कहते हैं यार हमारा पैसा ही तो हमको मिल रहा है, तो भैया वो आपका ही पैसा आज तक दूसरों की जेबों में जा रहा था। एग्जैक्टली, आपका मिल रहा है पर मिल तो रहा है। बिल्कुल, तो आपका ही पैसा हम आपको लौटा रहे हैं, वो आज तक नहीं मिल रहा उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से जो आप अभी तक करते आए हैं। ट्रू, ये फर्क है जी। एक परसेप्शन इस इंडस्ट्री की ये भी है कि इसमें हर कोई पैसा नहीं बनाता, मतलब जो शुरू में आ गया वो पैसा बना लेगा, एसेंशियली वो पिरामिड में ऊपर आ गया तो उसका तो पैसा बन जाएगा, बट बाद वालों का, नीचे वालों का पैसा नहीं बनता। इसके बारे में क्या कहना है आपका? शमशेर जी, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें सब सफल हो जाते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यूपीएससी के एग्जाम में हर साल 12 लाख लोग, 11 लाख 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। कितने निकल पाते हैं? 1000 अफसर बन पाते हो।
सीए के अटेम्प्ट में तो ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो 7-8 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, पर सीए नहीं बन पाते। राजनीति में इस समय थोड़ा सा माहौल गर्म है क्योंकि राजस्थान में अपन हैं और जयपुर में अभी चुनाव आने वाले हैं। यहाँ पे राजस्थान में 5 राज्यों में चुनाव है। इस समय कैसा माहौल है? लोग रो रहे हैं, लोग अपनी पावर दिखा रहे हैं, हर एक आदमी टिकट लेने के लिए भाग रहा है, या फिर जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं वो जन समर्थन के लिए भाग रहे हैं। पर एमएलए तो एक ही बनेगा, मुख्यमंत्री एक ही बनेगा। अब वो 200 आ जाएंगे चुन के, वो उनमें से एक कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और करीब 30 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, या मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, पर जो 30 राज्य अब चुनाव करेंगे उसमें फिर जो 500 550 एमपीज आएंगे, उन एमपी में से फिर एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो सफलता तो कुछ ही लोगों को मिलती है। स्ट्रक्चर तो पिरामिडिकल ही रहेगा दुनिया में, बिल्कुल। एक 20 साल पुरानी कंपनी में सीईओ एक ही होता है, बाकी सारे नीचे ही होते हैं, तो हर कोई व्यक्ति सीईओ भी नहीं बन पाता। तो एक्चुअली बाहर तो मैं कहूँगा इन सब जगहों पर जितने भी फील्ड्स की मैंने बात करी, ये तो एक उल्टा पिरामिड है। पर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पिरामिड है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कई बार याद देखिए, यूपीएससी में तो रिजर्वेशंस भी हैं, आरपीएससी में रिजर्वेशंस भी हैं, पर हमारे यहाँ पे वो एक अलग टॉपिक है, पूरे अलग टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है। मैं उसके लिए एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, एक्सपर्ट भी नहीं है उस पर। राय भी बड़ी मेरी पर्सनली तो काफी कंट्रोवर्शियल है, बट यहाँ पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए। देखिए क्या होता है, 1977 बैच का जो आईएएस है वो भी आगे बढ़कर चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, और जो 2010 के बैच में निकला है वो भी आईएएस है, दोनों आईएएस हैं। हो सकता है एक साथ ही काम कर रहे हो और वो भी आगे बढ़ के सेक्रेटरी बन सकते हैं, या चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, या और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में भी जा सकते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसी का एक उज्जवल पक्ष ये भी है कि जो 12 लाख लोग यूपीएससी में अपेयर हो रहे हैं उसमें से 1000 लोग तो अफसर बन ही रहे हैं ना, पर वो 1000 लोग बराबरी के अफसर नहीं बन रहे। जिसकी टॉप रैंक आई उसे एक अच्छा कैडर मिल जाता है, अच्छा स्टेट मिल जाता है, उसे अच्छी आईएएस मिल जाता है। जिसकी 100वीं रैंक आई है उसे शायद आईपीएस मिल जाता है, उसके बाद रेवेन्यू सर्विस में चले IRS और आगे तक चले जाते हैं, बट वो सारे अफसर बन जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी एक सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, पर दुख की बात यह है कि जैसे हर एक व्यक्ति दिखाता तो ये है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, पर वो व्यक्ति उन 1000 लोगों में उसकी रैंक नहीं आती और वो अफसर नहीं बन पाता। डायरेक्ट सेलिंग में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सब लोग दिखाते तो हैं कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट फिर वही वाली बात है कि कुछ एक परसेंटेज में ही लोग होते हैं वो सफल हो पाते हैं। देखिए, मोक्ष सबको नहीं मिलता, शास्त्रों में आता है, क्योंकि सब वैसी साधना भी नहीं करती। सच है। और अभी हम संसार में हैं तो हमने वैसी साधना नहीं करी कि हम मोक्ष में चले जाएं, पर जो मोक्ष में चले गए वो उन्होंने वैसी साधना की थी। पर बाकी इंडस्ट्री में और हमारी इंडस्ट्री में फ़र्क ये है कि कोई यूपीएससी में अगर नहीं निकला ना तो यूपीएससी को ब्लेम नहीं करता, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करता, वो खुद पे ले लेता है कि मैंने काम नहीं किया होगा। पर हमारी इंडस्ट्री में होता ये है कि जो सफल नहीं हो पाता ना, वो अपनी अपलाइन को ब्लेम करेगा, वो कंपनी को ब्लेम करेगा, वो अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करेगा, वो प्रोडक्ट को ब्लेम कर देगा, वो बाकी लोगों पे ब्लेम डाल देता है, अपनी असफलता का ठीकरा फोड़ देता है। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पे कोई अगर असफल हो जाता है तो वो गालियाँ सुनाना शुरू कर देता है। किसी और फील्ड में अगर वो असफल होता है तो वो खुद पे ले लेता है कि यार मेरी पढ़ाई में कमी रह गई होगी इसलिए मैं निकल नहीं पाया। एसेंशियली इसमें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको क्वेश्चन करना तो बेवकूफ़ लगेगा आदमी। सही बात। तो उसको लगता है यार इसको तो क्वेश्चन किया नहीं जा सकता, प्रोबेबली इनकी क्रेडिबिलिटी को तो सवाल ही नहीं उठा सकते। तो शायद मेरे अंदर ही कमी है। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में भी बिकॉज अभी एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाना कंपैरेटिवली आसान है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है नहीं। अभी इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, वक्त के साथ इवॉल्व कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। इसके लिए हम एक ऐसा काम भी करते हैं कि हमारी प्रोफाइल ऑफ सक्सेस हम हमेशा साथ में रखते हैं। कोई व्यक्ति है, अगर स्टूडेंट है, तो वो बोलता है कि सर मेरा तो कुछ हो नहीं रहा इस बिजनेस में, मैं तो कुछ पैसा कमा नहीं पा रहा, मेरे तो 1000 रुपये का चेक आया, 1000 रुपये से मेरा क्या होगा। तो हम प्रोफाइल ऑफ सक्सेस खोल के दिखाते हैं कि देखो ये स्टूडेंट है, ये 22 साल के हैं, अभी थाईलैंड होकर आए हैं, इनका 50,000 रुपये का चेक है, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं तो डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर जैसा व्यक्ति कोई कैसे सेल्स कैसे करेगा, कैसे मैं किसी के पास जाऊंगा, कैसे मैं बताऊंगा। तो हम एक एग्जांपल प्रोफाइल ऑफ सक्सेस में से ढूंढ के कि देखो ये डॉक्टर साहब है, इस शहर के टॉप डॉक्टर हैं, 300 रुपये फीस लेते हैं, 150 लोगों की ओपीडी उनकी है, और वो हमारे साथ इस बिजनेस में, उन्होंने इस बिजनेस के कारण मर्सिडीज ली ली। तो वो देखता है तो उसको लगता है यार ये डॉक्टर अगर कर सकते हैं तो मैं जानता हूँ, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो हम रिलेट कराते हैं। वैसे ही जैसे बाकी के फील्ड्स में भी होता है कि यार देखो अगर ये लड़का छोटे शहर से आके यूपीएससी में
नंबर 1 रैंक ला सकता है तो फिर मैं भी ला सकता हूँ। मेरे फादर भी, उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी ओके और वो पढ़ाई वगैरह उन्होंने शुरू करी, पर चूंकि मैंने बताया कि दादाजी से संस्कार बहुत आए थे तो दादाजी ने उनको कहा कि यार अगर तुमने क्लियर कर भी लिया, हमें भरोसा है, तो तुम कलेक्टर बन जाओगे, तुम्हारी पोस्टिंग होगी तो अलग अलग शहर में होगी, हम तो जयपुर छोड़ेंगे नहीं, तो क्या फिर तुम्हें इसीलिए पैदा किया था कि तुम अलग अलग रहो और हम अलग रहें, तो उन्हें बंद कर दिया उन सब चीज़ों। बट मेरे फादर ये बात उस स्टोरी से सुनाते हैं कि मैं तो हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा, तो उनकी 60s या 70s में मार्क्स आते थे उस समय। पर जब मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा, उस समय कोई एक मैगजीन आती थी कि जो एक एवरेज स्टूडेंट रह गया, उसने टॉप रैंक ले ली और वो जयपुर का ही था, तो वो उससे मिलने चले गए उसके घर पे घंटी बजा के कि यार आपने कर लिया तो मुझे भी करना है, मुझे बताओ आपने कैसे किया, क्योंकि आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ रिलेट वहाँ भी करते हैं हम कि किसी एक व्यक्ति ने अगर कर लिया, वो हमारे जैसे ही था, हमारे जैसे बैकग्राउंड का था, तो हम भी कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर भी रिलेट होता है, यहाँ पर भी सोसाइटीज़ को रिलेट होता है। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एज एन आउटसाइडर। मैं कभी पार्ट नहीं रहा इसका, पर बात मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि जब मुझे शमशेर जी ने बुलाया इस इंटरव्यू के लिए और जब ये बताया कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पार्ट नहीं, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी तक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही इंटरव्यू लेते हैं या जानना चाहते हैं उसके बारे में। पर एज एन आउटसाइडर आप इतना इंटरेस्टेड हैं इस इंडस्ट्री में और इतना अच्छा गहराई से आपने रिसर्च भी करी है, तो ये हमें खुशी देता है कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है और उसके बारे में पता चला। रीज़न, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, बट इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये कि जो इंस्पायरिंगली आज पॉडकास्ट का जो थॉट है, जो रीज़न है स्टार्ट करने के पीछे, बोलते हैं ना वाई, क्यों भाई पॉडकास्ट की कमी नहीं है इस दुनिया में, सही, दुनिया भर के हैं, तो वाई जस्ट बिकम अनदर पॉडकास्ट। इट इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय माई क्यूरियोसिटी, माई इंटरेस्ट टू नो थिंग्स। और डायरेक्ट सेलिंग परसेप्शन चाहे कुछ भी हो, पर सच है कि जैसा आपने कहा करोड़ों लोगों का घर चला रही है, तो उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। सही, समझना है उसके अपने इश्यूज होंगे, उसके नेगेटिव्स भी होंगे, पॉजिटिव्स भी होंगे, बट जस्ट बिकॉज उसकी परसेप्शन नेगेटिव है जनरल पॉपुलेशन के बीच में, आप उसको इग्नोर नहीं करो। और एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा, मतलब माई इनेट नेचर इज क्यूरियोसिटी। वेरी नाइस, वो होना ही चाहिए। Exactly. सवाल पूछेंगे नहीं तो जानकारी कैसे? आइडिया is to behind this podcast is कि have different people from different walks of life, so that I can learn so much from them about their industry, then different people from different industries. तो शायद मैं वैसे मेरी लाइफ में भी सीख नहीं पाऊंगा। तो पॉडकास्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पॉपुलर होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। नहीं, निश्चित रूप से होगा। ऑनेस्टली बियॉन्ड अ पॉइंट आई डोंट केयर, बट इतना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जैसे लोगों से और भी लोगों से मिलके जो मेरी लर्निंग्स हो रही हैं, जो एक्सपीरियंसेस और जो लर्निंग्स जो मैं सीख पा रहा हूँ, वो अपने आप में काफ़ी है इस इनिशिएटिव को सस्टेन करने के। हमारी देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों की अगर शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जो कि अब इस पॉडकास्ट के बाद हो ही जाएगी, तो निश्चित रूप से आपका चैनल ग्रो करेगा और आप उससे मॉनेटरी बेनिफिट तो जो होगा सो होगा, पर उससे दुआएं आपको बहुत मिलेंगी। बिल्कुल, और दुआओं से जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप निश्चिंत रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को किस तरह से देखती है, मतलब इज इट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री, इनके कोई स्पेसिफिक लॉज रूल्स है, इज देयर अ रेगुलेटरी बॉडी, और इज इट समथिंग दैट यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द सेंस कि कुछ ऐसे कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो एक इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन हो गवर्नमेंट से, जो कि आप एज एन इंडस्ट्री फैसिलिटेट कर पाए इसके ग्रोथ को। तो यू आर एन इंडस्ट्री इनसाइडर, तो उसके बारे में आपके क्या? जी, पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं खासकर, वहाँ पर सब जगह पे डायरेक्ट सेलिंग का एक लॉ काम करता है। और जैसे मैं हमारी कंपनी की अगर बात करूँ, तो हमने उन लॉज को स्टडी करके अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को और कंपनी को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि जब लॉ बने इंडिया में कंप्लाइंट रहे, तो हम कंप्लाइंट रहें हमेशा से, और उसका फ़ायदा हमें मिला। जैसे हमने पहले दिन से रजिस्ट्रेशन फ़ी को 0 कर रखा है। आप जब भी कोई कंपनी में खर्चा करते हैं तो उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ये खास बात रही है। तो आदमी कोई डिससेटिस्फाइड रहता ही नहीं है। और हमारी कंपनी को लगभग अब 20 साल हो गए हैं, इस 20th ईयर चालू हो गया है हमारी कंपनी का। तो वो सेटिस्फाइड रहता है व्यक्ति, और सेटिस्फाइड रहता है तो वो कभी कोई एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं।
वो क्यों पुलिस को जाके कंप्लेन करेगा? पुलिस को बोलेगा कि सर मैंने ना यहाँ पे 60 रुपए खर्च किए थे और मुझे एक टूथपेस्ट मिला, तो पुलिस वाला बोलेगा यही तो होता है, ये तो दुनिया में और क्या होता है, तो आपकी समस्या क्या है, आप इसको इस्तेमाल करो। बोलेगा खराब है तो भैया ये तो अप्रूव्ड है। जो एजेंसीज हैं फूड एंड ड्रग सेफ्टी की, जो एजेंसीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल है, जो उन सबसे अप्रूव्ड है, ये तो FSSAI से अप्रूव्ड है, तो कहीं कोई समस्या बनती ही नहीं है। प्लस हमारी कोई कमिटमेंट नहीं रहती। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो अगली बार बस खरीदो। एग्जैक्टली, तो आप कंज्यूमर हो, आपका कंज्यूमर का राइट है वो। प्लस हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में खास बात है जो व्यूअर्स को और बताना चाहूँगा कि आप ट्रेडिशनल मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीद के आते हो उसमें आपको मनी बैक गारंटी नहीं मिलती। जी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खास बात है कि 30 डेज का मनी बैक गारंटी मिलता है। ओके हमारी कंपनी में हम 10% सर्विस चार्ज काट के हम प्रोडक्ट रिटर्न ले लेते हैं विद इन 30 डेज। ओके हाँ, ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा क्वान्टिफाइबल अमाउंट तक यूज नहीं किया, पता चला आपने आधा टूथपेस्ट यूज कर लिया मतलब और फिर आप रिटर्न करने आ रहे हो तो आपका इंटेंट फ्रॉडुलेंट नहीं है, आपका इंटेंट जेन्युइन है, कस्टमर में भाई कि आपको पसंद नहीं आया प्रोडक्ट वापस ले लेती है, हर प्रोडक्ट में लिखा भी हुआ है। तो सरकार, भारत सरकार जैसा पहले हमने जाना कि माँ घोटाला होने के बाद ही जागती है, तो अब वो जागे। 2011 से 2014 एक काला अध्याय था डायरेक्ट सेलिंग के लिए, काफ़ी सारी कंपनी इसको बंद, काला अध्याय क्यों, मतलब जितनी पॉन्जी स्कीम्स थी उनको बंद किया गया। अब वो जब पॉन्जी स्कीम्स को बंद किया गया तो देखिए पुलिस तो पुलिस है, कभी कभार वो एक साधु व्यक्ति को भी छेड़ देती है, तो उन्होंने कुछ 1-2 साधु लोगों को भी छेड़ दिया जो सही तरीके से काम कर रहे हैं। पर फर्क ये रहा कि जो फ्रॉड कर रहे थे वो तो बंद हो गए, तो बंद ही रहे, पर जो साधु थे उनको कुछ दिनों के लिए परेशान जरूर किया, पर उनकी कंपनी नहीं बंद हुई और कंपनी उनके पीछे से भी चल रही थी। और वो जब बाहर आ गए उनको कुछ दिन के लिए लॉकअप में भी रखा, जेल में भी रखा, पर उसके बाद वो कंपनी तब भी चल रही थी, उसके बाद भी आज भी सक्सेसफुली चल रही है। तो ये दर्शाता है कि सरकार का इंटेंट बहुत साफ है। सरकार इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहती, सरकार इंडस्ट्री को चलाना चाहती है, पर विद इन अ फ्रेमवर्क। तो हुआ ये कि उसके बाद गाइडलाइंस इशू होने लगी, गाइडलाइन के बाद फ्रेमवर्क्स आए कि अब इस फ्रेमवर्क के आधार पर हम लॉ ले आएंगे। 2016 में एक भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एक अच्छा गाइडलाइन लेकर आया सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिससे हमें बहुत रिलैक्सेशन मिला। अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में एक गेजेट आ गया, गेजेट नोटिफिकेशन। तो गेजेट नोटिफिकेशन आ गया, लॉ, मतलब एग्जैक्ट। तो वो लॉ का उसने रूप अभी नहीं लिया है, जो कि अब ले लेगा संसद में जब भी ये मुद्दा उठेगा, पर गेजेट आ गया है। तो विच मीन्स कि अब ये रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री है। भारत सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री चले, लोग टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, हर प्रोडक्ट पे टैक्स दे रहे हैं, इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, GST भर रहे हैं। और उसमें चूंकि एक क्लॉज उनसे गलती हो गई थी कि आप नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बना सकते, तो हमने उनसे बताया, उनसे कहा, क्वेरी रेज करी कि अगर नेटवर्क नहीं बना सकते तो आप इसे मान्यता दे दो, तो नेटवर्क बनाना बंद कर देंगे, है ना। फिर वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाएगी या डायरेक्ट सेल्स हो जाएगी। पर अगर आप चाहते हैं कि हम नेटवर्क बनाते हैं विच इज एसेंशियली द मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो आप उसे रिकग्नाइज करें। तो उसमें उन्होंने उसको अमेंड किया, और अमेंडमेंट के साथ ये आया कि आप एक टैंजिबल प्रोडक्ट के साथ विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस आप एक नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन अर्न कर सकते हैं। दिस इज आफ्टर कंसल्टेशंस विद द इंडस्ट्री, विद द इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। तो 2021 के बाद, ये कुछ 6 महीने पहले ही की बात है, एक अमेंडमेंट आया और अब ये पूरी तरह से रिकग्नाइज इंडस्ट्री है। कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन करता तो हम उसे गजट नोटिफिकेशन दिखाते, ये तो भारत सरकार का है। तो हम बहुत खुश हैं। अब हम ये चाहते हैं सरकार से कि इसको जल्दी से जल्दी एक लॉ भी बना दे, ताकि फिर वो ईयर पे हम लॉ के बारे में बात करने अप्लाई हो जाए वो। बिल्कुल जी। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये थोड़ा फ्रॉम ए सेल्स गाइज पर्सपेक्टिव है, बिकॉज मैंने मेरी ज़िंदगी सेल्स में गुजारी है, एंड वही हायरिंग और बिल्डिंग ए सेल्स टीम, एक कॉर्पोरेट मॉडल से मैं अच्छी तरह फैमिलियर हूँ। आई एम श्योर यहाँ पे भी इवेंचुअली आप टीम ही बिल्ड कर रहे हो, लोग रिक्रूट कर रहे हो, बट स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जितना मैं समझ पाया इस इंडस्ट्री को, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, कि कॉर्पोरेट में वी हायर सेल्स गाइज फॉर देयर स्किल एसेंशियली इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो गई उनकी, उनका एक्सपीरियंस हो गया कि आपको ये काम आता है तो आप आइए, और फिर वी एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रगल टू कीप देम मोटिवेटेड कि स्किल तो है आपके अंदर, मोटिवेशन कैसे डालें एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, एज अ बॉस, मोटिवेशन कैसे डालूं? स्किल तो है उसके अंदर, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो स्किल तो है उसके अंदर, मोटिवेट कैसे करो उसको? डायरेक्ट सेलिंग में वो अपसाइड डाउन टर्न हो जाता है। यू हायर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, बंदा ड्रीवन है, इसके गोल्स हैं, इसको अचीव करने हैं, तो आ जाओ। सेल्स नहीं आती होगी, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड ऑब्वियसली,
तो आपका एक चैलेंज तो होगा कि अब इनको स्किल अप कैसे किया जाए, अप स्किल कैसे करें, इनको ट्रेन कैसे करें। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है कि आपके जितने भी इवेंट्स 1-2 मैंने भी अटेंड करे, मतलब आपके एज ए लाइक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, आप कंपनी के नहीं, इंडस्ट्री के, उसमें मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ओवरडोज होता है। मतलब टेक्निकली वो एक ट्रेनिंग इवेंट है, पर उसमें मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ओवरडोज होता है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब एवरीबडी हू हैज बीन टू वन इवेंट नोज इट। जब तक वो एकदम पॉम्प एंड शो नहीं हो तब तक वो इवेंट नहीं होता। तो क्या थॉट क्या है उसके पीछे, क्यों, और वो ज़रूरी है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है उस पूरे प्रोसेस का, या जस्ट कुछ कंपनीज करती हैं उसके बिना भी चलाया जा सकता है? देखिए, पहला सवाल जो आपने पूछा, पहली बात तो यही फ़र्क है एक जॉब मार्केट में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि देयर इज़ नो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो ऑब्वियसली नो कंपनी कैन हायर एवरीबडी, ऑफ कोर्स, है ना। तो सब लोग तो हायर नहीं हो सकते कंपनी के द्वारा, और उन्हें एक कोई फिल्टर तो लगाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ पे वही फिल्टर है, ड्रीम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम भी सबको रजिस्टर कर लेते हैं और सब हमारे साथ रजिस्टर हो जाते हैं, हम रिजेक्ट होते हैं, है ना। इस केस में ये होता है कि हम रिजेक्ट हो जाते हैं, उस केस में होता है कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है ना। तो ऐसा कम होता है जॉब इंडस्ट्री में कि कैंडिडेट कंपनी को रिजेक्ट करे, वो उनमें 100 में से 1 या 2 ही लोग होते हैं, पर एवरीबडी नीड्स जॉब, एवरीबडी नीड्स वर्क, तो वो ऐसा नहीं होता। तो हमारे केस में हम रिजेक्ट हो जाते हैं, या ये कह लें कि हम सामने वाले को रिजेक्ट कर भी देते हैं कई बार आने के बाद, क्योंकि ही इज नॉट इनफ मोटिवेटेड, है ना। आपने सही कहा, आपने सही तरीके से परिभाषित किया है। यही फर्क है कि जॉब मार्केट एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए, और यही कारण है कि हम बताते हैं कि देखो, आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ अगर पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में कुछ और पैसा बनाना चाहते हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। इसीलिए हम उनकी ड्रीम एक्सरसाइज करते हैं। अब नॉट एवरीवन इज अ ड्रीमर, ऑफ कोर्स, ये भी एक फ़र्क है। तो हम उन्हीं व्यक्तियों पे फोकस करते हैं जो कुछ बड़ा सपना देखते हैं, जिन्हें लगता है कि यार वो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, वो ये जो कर रहे हैं ये मजबूरी में कर रहे हैं, ये उनकी नीड है, किचन एक्सपेंसेस के लिए है, पर लग्जरी के लिए उन्हें कुछ और ज़रूरत है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिसमें उन्हें 3 साल का पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी और बिजनेस में 3-4 साल का पेशेंस होता है जब आप कमाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले दिन से कमाई शुरू हो सकती है अगर आप अच्छी तरीके से काम करें, तो अच्छा एफर्ट इंडेक्स आपका अच्छा हो। तो बस यही फ़र्क है कि हम एक अलग तरीके से लोगों को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं और जॉब इंडस्ट्री अलग तरीके से फ़िल्टर आउट कर रही है। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि विद नो इन्वेस्टमेंट आप अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आप कितनी भी हाइट पे पहुँच सकते हैं। हमारे ऐसे भी लोग हैं जो पहले ओला या ऊबर चलाते थे, बिल्कुल, और हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पर वो उन ओला और ऊबर चलाने वालों से कम कमा रहे हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है। तो इसलिए हायरिंग का अगर कोई एक फिल्टर है या कोई एक मापदंड है तो वो ये है कि यू शुड बी ड्रीमर एंड यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू अचीव योर ड्रीम्स, जो आपकी भूख है। तो ये फैक्ट आपके सवाल में ही जवाब था। ये फ़र्क एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉम्पस होता है, बहुत ग्लैमर होता है इंडस्ट्री में, तो देखिए पहली बात तो ये है कि हम जितने भी लोग हमारे स्टेज पर आते हैं उनको बोलने के पैसे नहीं मिलते, किराए पे नहीं लाए हुए हैं वो लोग कि उन्हें यार पैसे दिए और तू स्टेज पे जाके ना बस तू अपनी शर्ट में तोड़ा रहा है। स्पीकर नहीं है, हाँ, पेड मोटिवेशन स्पीकर नहीं है, पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। वो इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार इस मौके से, इस अपॉर्चुनिटी से मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदल जाए। इसलिए वो आवाज़ और अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना, वो इसलिए निकलती है, मेरी भी इसीलिए निकल रही है। जब मैं किसी एक ऐसी महिला को देखता हूँ जिन्होंने 2 साल पहले अपने पति को खो दिया और उनके पति के जाने के बाद भी उनको 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो वो महिला के आँख से आंसू भी आए, और मैं कोई किराए से बुलाया हुआ व्यक्ति के आंसू नहीं ला सकता। जब एक कोई व्यक्ति आता है जिसकी ज़िंदगी का सपना था कि एक मारुति की कोई गाड़ी ले लूँ 7-8 लाख रुपए की, और वो उसकी आ गई, उसके बच्चे को उस पर प्राउड फील होता है कि यार उसकी 7-8 लाख की गाड़ी आ गई, और उसका बच्चा रोज़ाना स्कूल में जाता है जब, तो वो बोलता है कि सुनो मेरे पापा ने गाड़ी लेनी, या मेरे पापा गाड़ी लेने वाले हैं, अगले महीने हमारी गाड़ी आने वाली है। या वो जब व्यक्ति विदेश यात्रा करके आता है पहली बार, कई मैंने एग्जाम्पल्स दिए भी आपको, तो वो जब सर वो जो अंदर फीलिंग है, भरी हुई जो फीलिंग है, वो इमोशनल फीलिंग है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो स्टेज पर निकलता है। तो इसलिए वो कोई नाटक नहीं है। लोगों को लगता है ये अलग ही दुनिया है, इन लोगों की दुनिया अलग है दुनिया अलग, क्योंकि यहाँ पे सबके सपने पूरे हो रहे हैं। प्लस मेरे दादा एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, कर भला तो हो भला। ये एक बिजनेस में यहाँ पर एकदम फिक्स
फिट बैठता है कि यहाँ पर अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है, और वो भले करने की भावना से स्टेज पर आया है। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग तो उसकी टीम से होते भी नहीं हैं वहाँ पर वो चाहता है कि ये सब लोग इस बिजनेस को समझ लें, सीख लें, कर लें, तो उनका भी भला हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा माहौल का फ़र्क होता है, और इसलिए थोड़ा आपको पॉम्पी लगता है, आपको लगता होगा ओवरडोज है। तो इसलिए ऐसा इसलिए भी होता है कई बार, क्योंकि कई बार लोग पहली बार स्टेज पर आते हैं, उन्हें लगता है कि हम छा जाएं, हमें रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, रिकग्निशन मिले। रिकग्निशन एक बहुत बड़ी भूख है, मानव स्वभाव ऐसा है कि रिकग्निशन सबकी भूख है, सबको 4 लोग देखें सुने उन्हें अच्छा लगता है। तो कई बार एक्साइटमेंट में इस तरह चिल्लाते हैं, चीखते हैं, नाचते हैं, पर उनको पैसे नहीं मिलते इस चीज़ के ना आप पैसे देके किसी से करवा सकते हैं। तो ये अपने अंदर से आई हुई फीलिंग है, तो होता है। और फिर आप देखेंगे कि उसकी जर्नी जब वो 5 साल में एक बड़ा लीडर बन जाता है, बड़ी टीम को लीड करता है, तो वो संजीदा हो जाता है, वो फिर मैच्योरिटी आ जाती है, उनकी टॉक में मैच्योरिटी आ जाती है, वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। फर्क ये जर्नी है, और वो कंटेजियस भी होता है। ऑफ कोर्स हर तरीके का व्यक्ति होता है। कोई डॉक्टर अगर स्टेज पे आएगा तो वो डॉक्टर की तरह बात करेंगे, कोई अगर ओला कैब ड्राइवर होगा तो वो ये बात भी बताएगा कि यार मैंने 2 लाख रुपए का आईफोन ले लिया है इस बिजनेस से, क्योंकि वो उसके पहले जीवन में वो कभी सोच भी नहीं सकता था वो आईफोन लेगा। सही बात, डॉक्टर तो ले भी सकता है। और एक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे 50,000 की जरूरत थी पर अब उसे 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो उसका एक्साइटमेंट अपने आप निकलता है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, वो आते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एसेंशियली वो भावनाएं हैं जो निकल के बाहर आ रही हैं, आपसे आ रहे हो। एग्जैक्टली। तो सौभाग्य जी, आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ, आपने काफ़ी अपना समय दिया और काफ़ी विस्तार में समझाया इंडस्ट्री के बारे में। अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग में है या इस पॉडकास्ट को देख के आ जाता है या आने का निर्णय करता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस सिक्योर करने के लिए मतलब व्हाट आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कि उसे क्या करना चाहिए, फंडामेंटल्स जो है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के? 9% रीज़न है, 1% टेक्निक है। ओके, बिल्कुल। और वो जो 99% रीज़न है, वो रीज़न इतना इंपॉर्टेंट है कि वही आपको ज़रूरत है। कोई बहुत ज़्यादा मैं 3-4 पॉइंट नहीं गिनाने वाला हूँ, सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है पेनफुल ड्रीम। ओके, हम सुपरफिशियल ड्रीम तो बना सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बोल देंगे मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, मुझे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ लेनी है, मुझे 1 करोड़ रुपये महीने की इनकम लेनी है, पर उसके पीछे पेन क्या है? नहीं आएगा तो ज़िंदगी अच्छी चली रही है, हम अपना घर है, दाल रोटी खाई रहे हैं, अच्छा परिवार है, बच्चा एक ठीक ठाक से स्कूल में जा रहा है, और एक गाड़ी है, और जिससे हमारी कन्वेंस का काम हो ही जाता है सारा, तो खुश हैं, कंफर्टेबल है। कंफर्ट ही किल कर देता है आगे बढ़ने से। इसलिए अगर हम अपनी वर्तमान परिस्थिति में हमें अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति से यदि ऑब्जेक्शन है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, बट देयर नीड्स टू बी सम पेन। वो पेन ये भी हो सकता है जो मेरे केस में है, जो मैं मानता हूँ और मैं ओपनली इस बात को कहता हूँ, पब्लिकली कहता हूँ, कि मेरा पेन ये है, जिस पेन जो मुझे याद आ जाता है तो मैं कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी वाइफ ये बात बोले किसी दिन रात को जब हम बिस्तर पे हों, रात के 12 बजे हों और हमें नींद नहीं आ रही और हम बातें कर रहे हो, और मेरी वाइफ ये बोल दे कि तुमने ज़िंदगी में किया क्या। या आज से 10-15 साल बाद जब मेरा बच्चा बड़ा हो और वो बोले, या वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा हो, या वो खुद ये सोचे यार हमारे पिताजी ने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, जो है सो हम ही कर रहे हैं, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड उसके रियल मतलब उसका ये है कि आई डोंट फील प्राउड ऑफ माई फादर। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ को मैं वो ज़िंदगी ना दे पाऊँ जो वो डिज़र्व करते हैं, ये एक अच्छा बेहतर लाइफस्टाइल ना दे पाऊँ, अपने बच्चों को वो मैं लाइफस्टाइल ना दे पाऊँ, कि उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊँ, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाऊँ। तो वो मेरे लिए फिर मेरा होना ही, मेरा अस्तित्व ही एक सवाल हो जाएगा कि फिर मैं कर क्या रहा हूँ। मैं इतना ही कंफर्टेबल लाइफ में हो गया कि मैं बच्चों को डांटता रहा इस बात के लिए कि तुम पढ़ाई करो और तुम अच्छे हो जाओ, और हम तो कर नहीं पाए, ये हमसे तो हुआ नहीं, तुम कर लो। तो फिर बच्चा भी बड़ा हो गया ये बोलता है कि पिताजी फिर आपने किया क्या। बागबान फिल्म सबने देखी होगी, उसमें भी ये डायलॉग है। तो कितना पेनफुल था किसी फादर के लिए, क्योंकि फादर तो ये समझ रहे थे कि उन्होंने किया, पर बच्चा ये समझ रहा है, हालांकि वो संस्कारों का भी एक खेल आता है, संस्कारित तो होने ही चाहिए नेक्स्ट जनरेशन, पर फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन है ना कि मैंने मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा किया है, तो मेरे बच्चों को भी इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमारे पिता ने भी अच्छा किया है। वो मेरे लिए पेनफुल ड्रीम है। हो सकता है कि
किसी और के लिए वो पेनफुल ना हो, क्योंकि वो तो ये सोचते हो अरे यार हमारी पत्नी तो पता नहीं क्या क्या बोल देती है, आप इसी बात से दुखी हो रहे हो, तो वो उनके लिए शायद पेनफुल ना हो। उनके लिए पेनफुल ज़्यादा ये होगा कि पड़ोसी ने ये बोला कि यार तुम करते क्या हो, सिर्फ अपनी नौकरी करके घर आ जाते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ पैसा बनाओ, ये देखो मैं तो अब इस घर से दूसरे घर में बड़े घर में जा रहा हूँ। तो उसे अगर वो पेन करता है, पिंच करता है, तो वो ज़िंदगी में अगर कोई मौका ढूंढ रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में मौका है जिससे उनके सपने पूरे हो सकते हैं। तो एक पेनफुल ड्रीम चाहिए, बाकी तो टेक्निक तो हर कोई सीख सकता है, टेक्निक सीखना कोई बड़ा काम नहीं है। आज तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि किसी ने MBA कॉलेज खोला और वो बड़े रिलैक्स से घूम रहे थे। मैंने कहा भैया आपने MBA कॉलेज खोल लिया, MBA करा रहे हो बच्चों को? बोले ऐसा है कि हम तो जो पढ़ाते हैं सो पढ़ाते हैं, हमें तो थ्योरी पढ़ाना है, प्रैक्टिकल जितना करा पाते हैं, वरना तो बच्चे कंपनी में जब प्लेस होते हैं तो वही कंपनी सिखाती है कि करना क्या है, हमें नहीं सिखाना है। तो हमने तो पढ़ा दिया, लिखा दिया। तो अब ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई सब ने कर ली, पर अब ज़िंदगी में अब सफल होना है तो फिर कोई मौका भी चाहिए, और एक ज़िंदगी में सफल होने के लिए कोई पेनफुल रीज़न भी चाहिए, ड्रीम भी चाहिए। पर ना अगर हम वो अपनी जॉब वाली आराम वाली कुर्सी में बैठे हुए हैं और उसमें कंफर्टेबल हैं तो फिर हम वहीं रहेंगे जितना रहेंगे। साल का जो इंक्रीमेंट मिलना होगा मिलेगा, उसका आप बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जी। आपने 30s में ही अपने एक जॉब से फ्रीडम पा ली, क्योंकि करना है तो कुछ अपना करना है, बड़ा करना है। आप उस जर्नी पे हैं ही और ये कर भी रहे हैं। आप एक्सपोज हो रहे हैं, वरना शायद अगर आप कॉर्पोरेट में ही रहते यू वर प्लेस्ड वेरी वेल, पर आप कॉर्पोरेट में ही रहते तो शायद इतने सारे हज़ारों लाखों लोग आपको देख नहीं पाते कैमरा पे जो अब देख पाएंगे। जी, ये बात आपने बहुत सही की। मतलब बचपन में कहीं सुना था कि ना डर के इंसान सपनों को छोड़ देता है। डर मतलब एसेंशियली योर फियर किल्स योर ड्रीम्स। बट मेरा जो लाइफ का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने दुनिया देखी है, डर ने उतने सपनों को नहीं मारा जितने कंफर्ट ने मारा है। सही बात। मतलब बहुत कम ऐसे लोग मिले जिन्होंने डर के शायद अपने सपनों को छोड़ दिया हो, पर कंफर्ट में आके हज़ारों की लिस्ट है, क्वाइट लिटरली हज़ारों की लिस्ट है जिन्होंने कंफर्ट में आके ना अपने सपनों को छोड़ दिया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन होनी चाहिए लाइफ में। जो जैसे एक बहुत अच्छी कहानी है वो फ्रॉग की। एसेंशली एक फ्रॉग को कहीं शायद एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, पानी में उबाला गया। मैं देता हूँ ये एग्जांपल। ओके, आप भी देते हैं। हाँ। जी, तो एसेंशली वो जब एक को खोलते हुए पानी में डाला गया तो उछल के बाहर कूद गया और वो बच गया। हाँ। एक को ठंडे पानी में डाला गया तो आराम से बैठा रहा, धीरे धीरे पानी को गर्म किया गया, पानी ग्रेजुअली गर्म होता रहा, उसे रियलाइज वो एडजस्ट करता वो एडजस्ट करता रहा और एक पॉइंट पे आके पानी इतना गर्म हो गया कि वो मर गया। बट उस पूरे उसमें बिकॉज उसका कंफर्ट इतना धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रहा था, वो कंफर्ट इतना हो गया था कि उसने उसे बाहर निकलना जरूरी नहीं समझा, और जब समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एडजस्टमेंट पूरी लाइफ पूरी चली एग्जैक्टली। और जब उसको रियलाइज हुआ, जब उसको लगा कि अब तो बाहर निकलना पड़ेगा वरना जिंदगी खतरे में है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, दिस एपिसोड। सर्वज्ञ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत खुशी हुई। आप हमारे स्टूडियो में आए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू।